हेलो स्टूडेंट, देखो एक प्रॉब्लम। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज द सेम रेट। स्टूडेंट, आपको एक कर्व पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसी पॉइंट पर एब्सिसा ऑर्डिनेट चेंज करेगा सेम रेट से, है ना। ये है जैसे स्टूडेंट, ये कर्व क्या है? पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोला है। देखो ये पैराबोला कर्व है ना, ये पैराबोला कर्व है। और मान लो ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये कर्व का इक्वेशन है। किस फॉर्मेट में है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी फॉर्मेट में है ना। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 4ax है ना, इसी टाइप का है। तो स्टूडेंट, आपका ये पैराबोला है कर्व, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व। आप कर्व पर एक पॉइंट फाइंड आउट करो, उसी पॉइंट पर एब्सिसा ऑर्डिनेट चेंज होते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज होते हैं वह सेम रेट से चेंज होते हैं। क्या होते हैं? एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज होते हैं। मतलब dx dt इक्वल टू dy dt है। ठीक है, ये चीज है। तो स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, किसी पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी में वेरिएशन होगा टाइम के साथ। टाइम के साथ उसके वेलोसिटी में वेरिएशन होगा। मतलब स्टूडेंट, टाइम के साथ पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा। किस पर? कर्व पर। जब पार्टिकल मूव करेगा तो जब टाइम चेंज करेंगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब इस कर्व पर हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या करेगा? वेरी करेगा। किसके साथ? टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो वेरी करेगा। ठीक है, जैसे देखो, मान लो एक टाइम पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, फिर इसका कोऑर्डिनेट कुछ और यहां होगा, फिर पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट और होगा। तो यहां पर देखो टाइम t1 है, t1 पर कोऑर्डिनेट आपका यहां मिलेगा। जब पार्टिकल t2 टाइम में यहां से खिसक करके यहां जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो जाएगा। फिर t3 टाइम में इसका भी कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा। तो आप क्या देख रहे हो? समय को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, समय को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पार्टिकल मूव कर रहा है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आपसे प्रॉब्लम ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि कर्व पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। कर्व पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, उसी पॉइंट पर एब्सिसा ऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वह सेम है। मतलब dx dt इक्वल टू dy dt है। तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट, यहां आप लिखेंगे क्या? गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, given that equation of the curve is y square is equal to 8x. Equation number first. Find out coordinate of the point of the curve at that point एब्सिसा and ordinate change the same time, change the same time.
सेम टाइम, चेंज द सेम टाइम। तो इसका मतलब डेट इज dx dt इज इक्वल टू dy dt। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, ये है। तो क्या करोगे, लेट पॉइंट p x, y ऑन द curve at which dx dt इक्वल टू dy dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं एज्यूम कर लिया कि इसी पॉइंट पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है इक्वल है, तो इसी पॉइंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। आओ चलो कैलकुलेट किया जाए। इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो तो dx dt dy dt का में dy dt का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t we get differentiating equation first with respect to t we get differentiating equation first with respect to t we get क्या हो जाएगा, ये हो गया 2i dy dt is equal to 2i dy dt is equal to 8 dx dt, है ना। ये आपका है इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखो स्टूडेंट, dy dt के प्लेस पर हम dx dt यूज कर सकते हैं, या यू कहो स्टूडेंट dy dt dx dt के प्लेस पर dy dt हम यहां यूज कर सकते हैं, यूज कर लो। तो लिखो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। यूज कर लो, जब आप यूज करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 2i dy dt इज इक्वल टू 8 dy dt। स्टूडेंट dx dt इज इक्वल टू dy dt, तो यहां पर dx dt था, तो dx dt के प्लेस पर हम dy dt यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करो स्टूडेंट, 2i माइनस 8 dy dt इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो dy dt क्या है, नॉन जीरो, तो 2i, देखो स्टूडेंट इसको हम ट्रांसफर कर लिए हैं, देखो ध्यान से, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और dy dt कॉमन ले लिए, तो ये जीरो होगा ना, ये जीरो हो जाएगा, और 2i माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो यहां से y इक्वल टू 4 आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप जो है इसी पुट कर दो, जब पुट कर दोगे तो क्या आएगा, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 16 इज इक्वल टू 8x, इंप्लाई x इक्वल टू 2। तो देखो कोऑर्डिनेट मिल गया 2 4, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, कोऑर्डिनेट of the point on the curve 2, 4 at which dx dt इक्वल टू dy dt, ये चीज है, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को आप नोट करें
अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, देखो एक और प्रॉब्लम देख लो। द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो स्फीयर। देखो एक मेटल है जो हॉलो स्फीयर के शेप में है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये गिवन डेट है। एक मेटल जो हॉलो स्फीयर में है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, यानी V इक्वल टू C है। ये प्रॉब्लम में गिवन डेट है, इज कांस्टेंट इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, हॉलो स्फीयर में दो रेडियस होते हैं, एक इनर रेडियस होता है और एक आउटर रेडियस होता है। बोल ये रहा है प्रॉब्लम में इनर रेडियस इंक्रीज कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आउटर रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। आउटर रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। और जबकि प्रॉब्लम में दिया है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियाई है, ये आउटर रेडियाई है, मतलब ये R1 है और ये R2 है, ये गिवन डेट है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? dr2 dt फाइंड आउट करना है, dr2 dt फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप हॉलो स्फीयर बनाइए। हॉलो स्फीयर, ये देखो स्टूडेंट, ये इनर स्फीयर है और ये देखो आपका ये आउटर स्फीयर है, यहां सेंटर O है, सेंटर O है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये R1, ये इनर रेडियस R1 है और स्टूडेंट ये देखो ये आपका R2 है, ये आउटर रेडियस है ना, इनर रेडियस आउटर रेडियस। और चलो पहले इसका जो है जो गिवन डेट है उसको आप जो है यहां राइट डाउन कर लो। गिवन डेट R1 इक्वल टू R1, देखो R1 4 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और क्या गिवन डेट है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हो एक सेंटेंस में, V इक्वल टू C, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कांस्टेंट है। और गिवन डेट क्या है ये देखो, इनर रेडियस इज इंक्रीजेज एट रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनर रेडियस इंक्रीज एट द रेट इज क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब स्टूडेंट dr1 dt ये आपको फाइंड आउट, यहां गिवन डेट है प्रॉब्लम में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन डेट है। और फाइंड आउट क्या करना है, पूछ क्या रहा है स्टूडेंट, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियस, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियस, find out rate of change of outer radius, find out rate of change of outer radius which are increases is क्या होगा स्टूडेंट, बता सकते हैं आप लोग? ये हो गया dr2 dt, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आपको समझना होगा कि इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्लास 10th मेंसुरेशन में आप पढ़े होंगे। तो उसी फार्मूले का यहां इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, dv dt कैलकुलेट कर लेंगे, उसके पश्चात हम काम करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, चलो कैलकुलेट किया जाए। क्या लिखोगे स्टूडेंट, कुछ पता है? लिखेंगे सिंस वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना, since we know that volume of hollow sphere is V equal क्या होगा
4/3 पाई r2 क्यूब माइनस 4/3 पाई r1 क्यूब, है ना स्टूडेंट। ये बड़े वाले देखो, ये सबसे बड़ा रेडियस है ना, तो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप पाइए हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th मेंसुरेशन में, वहीं से टेकअप मैं किया हूं, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके dr2 dt आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। आवश्यकता पड़ेगा तो यहां भी मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। v इक्वल टू सी आप लोग लिखे ही हैं, उसी का मैं इस्तेमाल कर लूंगा। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या होगा, dv dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r2 स्क्वायर dr2 dt माइनस 4/3 पाई इंटू 3r1 स्क्वायर dr1 dt, है ना स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब देखो जो इक्वेशन नंबर जो इसके पहले था, यहां लिखेंगे सिंस v इक्वल टू सी dv dt इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट, इसके प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे, 0, ठीक। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू सी है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dv dt 0 हो जाएगा इज इक्वल टू देखो यहां पर 0 पुट कर दो, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r2 स्क्वायर dr2 dt माइनस 4/3 पाई इंटू 3r1 स्क्वायर dr1 dt। देखो स्टूडेंट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, हुआ क्या, 0 इक्वल टू 4πr2 स्क्वायर dr2 dt और माइनस 4πr1 स्क्वायर dr1 dt। देखो स्टूडेंट, dr1 dt का वैल्यू फाइंड आउट है, गिवन डेट है ना प्रॉब्लम में, तो dr1 dt क्या है, dr1 dt देखो इंक्रीजिंग एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इनर रेडियाई है, और इनर रेडियाई किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr1 dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां यूज कर लो 0 इज इक्वल टू, ये r1 और ये r2 है, तो 4 पाई इंटू 8 स्क्वायर dr2 dt माइनस 4 पाई इंटू ये क्या है स्टूडेंट, r1 4 स्क्वायर और ये हो गया आपका 1। देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, r1 वैल्यू गिवन डेट है क्या, r1 4 सेंटीमीटर, r2 8 सेंटीमीटर और dr1 dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट यही सब मैं यूज किया हूं, देखो r2 के प्लेस पर 8 स्क्वायर है, ये 4 पाई r2 के प्लेस पर, ये प्रॉब्लम में गिवन डेट है स्टूडेंट, तो r2 के प्लेस पर 8 सेंटीमीटर में 8 स्क्वायर dr2 dt माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर, r1 का 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर इंटू dr1 dt 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज कर लिया। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ है नहीं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे dr2 dt इट बिकम्स 4 पाई इंटू 8 स्क्वायर बाई
4 पाई इंटू 4 स्क्वायर, है ना, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। बस थोड़ा 2 स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, कुछ है नहीं, बस ये इसमें है थोड़ा सा। ये हो गया dr2 dt इज इक्वल टू 64/16। स्टूडेंट थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में मिस्टेक हो गया है। देखो सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए इस साइड को आप इधर करेंगे, ये माइनस टाइम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा ना, हम उल्टा कर दिए, सॉरी इसके लिए स्टूडेंट। ये आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर, 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर अपान, ये हो गया 4 पाई इंटू 8 स्क्वायर, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 16/64। तो dr2 dt इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आप क्या फाइन लिखेंगे आंसर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटर रेडियाई इज 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना रेट से वो इंक्रीज करेगा आउटर रेडियाई। 1 सेंटीमीटर में 1/4 सेंटीमीटर, देखो स्टूडेंट 1 सेकेंड में 1/4 सेंटीमीटर आउटर रेडियाई इंक्रीज करेगा, और 2 सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा आउटर रेडियाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना, ये इसमें समझना होता है। dr2 dt का मतलब क्या हुआ, आउटर रेडियाई किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, देखो 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये प्लस साइन है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है ना, और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1 सेकेंड में 1/4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है आउटर रेडियाई, और 2 सेकेंड में 1/2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा आउटर रेडियाई, और 3 सेकेंड में 3/4 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा आउटर रेडियाई। तो देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम समय इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आउटर रेडियाई भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आंसर है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। बट स्टूडेंट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज सॉल्व करिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिए, सेकेंड एक्सरसाइज जो है वह इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर है। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, किसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी 1-2 दिन और इसी टॉपिक पर मैं समय दूंगा, इससे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, इसके पश्चात मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वांटिटी, चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर पर जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग और भी इसके डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उसके पश्चात मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। 1-2 दिन और मैं समय दूंगा, डिफरेंट प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। अब आपका काम है एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।